महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, देखते देखते हमारा रात के अंधेरे कहानियों का सफर पहुंचने वाला है 350वीं कहानी पर। जी हाँ, 350वीं कहानी। पता ही नहीं चला कब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के साथ साथ हम पहुंच गए हैं 350वीं कहानी पर। दोस्तों, आज भी याद आता है मुझे अपनी पहली कहानी भूख के बारे में। जी हाँ, YouTube पर मेरी पहली कहानी भूख थी, जो छोटी तो थी मगर काफी इंटरेस्टिंग थी। अगर मेरी फेवरेट स्टोरीज में से बात करें तो भूख वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टोरी। उसके बाद तो न जाने कितनी ही स्टोरियां लिखते गया, चुड़ैल, माँ, और याद भी नहीं है। हाँ, कभी कभी जब YouTube पर पुराना वीडियोस चेक कर लेता हूं तब याद आता है, यार क्या शुरुआती सफर था वो। शुरुआत में 10 मिनट की स्टोरीज आती थी जो आज घंटे घंटे भर तक पहुंच गई हैं। हाँ, ऐसा जरूर है कि यहाँ पर लंबी स्टोरीज को व्यू कम मिलते हैं, ये मैंने देखा है, इसीलिए घंटे भर की स्टोरी को 2 एपिसोड में डाल देता हूँ। खैर, कोशिश करूंगा 350वीं स्टोरी को द बेस्ट स्टोरी बनाने के लिए, तो इंतजार कीजिएगा। हाँ, आज की स्टोरी भी कोई कम नहीं है, एंजॉय कीजिए। हामिद अपने परिवार वालों के साथ कब्रिस्तान की ओर बढ़ चला। उसके बड़े पिता का इंतकाल हो गया था। घर पर कब्र संबंधी सभी नियमों को पूरा करने के बाद जनाजे को लेकर वो कब्रिस्तान की ओर बढ़ चले। कब्रिस्तान में कब्र में रखकर मौलवी साहब ने सभी तरह के नियम इत्यादि पूरे किए। उसके बाद उन्होंने कहा, चलिए अब मिट्टी डालना शुरू कीजिए। अभी मौलवी साहब ने इतना कहा ही था कि अचानक हामिद के पिता बोल पड़े, मौलवी साहब, ऐसे नहीं, असली में हमारी खानदान का एक कायदा है, कायदे के अनुसार हम लाश को पलट देते हैं। सुनकर मौलवी साहब थोड़े आश्चर्यचकित हुए। क्या कह रहे हो मियाँ, ऐसा कभी होता है? लाश हमेशा पीठ के बल ही कब्र में डाली जाती है, आप पेट के बल डालने की बात कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे खानदान का कायदा है हम तो वैसे ही करेंगे, इन्हें पलट दीजिए। आखिर तक हामिद के पिता की बात मानकर लाश को पलट दिया गया, मगर हामिद के लिए ये बड़ी अजीब बात थी। ऐसा नहीं है कि सारी लाशों को इसी तरह से कब्रगाह में डाला जाता था, कुछ एक लाशों के साथ ही ऐसा किया गया। क्यों, ये हामिद को कभी भी पता न चल पाया। वैसे अभी तक जितने भी इंतकाल उसके घर में हुए थे, उस समय हामिद की उम्र इतनी नहीं थी कि वो अपने अब्बा से ये प्रश्न पूछ सके, मगर आज जब 20 साल की उम्र तक वो पहुंच चुका है, तब लाजमी है कि वो ये सवाल अब्बा से कर सकता है। रात को खाना खाते हुए उसने पूछ ही लिया, अब्बा जान, एक सवाल कर सकता हूं? पूछो बरखुरदार, क्या पूछना है? अब्बा जान, आपने बड़े बाबा की लाश को इस तरह से पलटकर क्यों कब्र में डाला? सुनते ही जैसे हामिद के पिता तमतमा उठे। क्यों बरखुरदार, तुम्हें पता है ना, अभी भाई साहब का इंतकाल हुआ है। हमारी ज़हनी हालत अभी ऐसी नहीं है कि हम ये सब बातें कर सकें। ऐसे में ये सब बातों का क्या मतलब होता है, और क्या है नहीं है, हर बात तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, समझ गए? चुपचाप खाना खाओ। पिता किस तरह से डांटने पर हामिद थोड़ा सा
दुखी हो गया। आखिर क्या ऐसा पूछ लिया था उसने? जो देखा वो अजीब था, इसलिए उसके बारे में जानना चाहता था। मगर हामिद के मन में तो जैसे जिद आ गई थी। रात को सोने जाने से पहले वो अपनी अम्मी से मिला। अम्मी जान, इसके पीछे क्या राज है बताइए ना। अब्बा ने तो हमें ऐसे डांट दिया जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया हो। देखो बेटा, ये सब मुझसे ना पूछो। अब तुम्हारी जब उम्र होगी तब सब कुछ खुद ही जान जाओगे। लेकिन अम्मी, तब तक मैं इंतजार नहीं कर सकता, आपको मुझे बताना होगा। देखो हामिद, इस तरह से जिद नहीं करते। हर खानदान के कुछ राज होते हैं जो समय आने पर लोगों को पता चलते हैं। अम्मी, मैं 18 साल का हो चुका हूं। अरे इस उम्र में तो सरकार वोट देने का अधिकार भी दे देती है। 1 साल बाद मेरी शादी की उम्र भी हो जाएगी। ऐसे में मुझे बच्चों की तरह आप लोग ट्रीट मत किया कीजिए। देखो अम्मी, आपको मेरी कसम, बताने ही पड़ेगा आपको। कसम देकर हामिद ने जैसे अपनी अम्मी की जबान ही रोक दी। अच्छा ठीक है, तुम्हारे अब्बा सो जाए, उसके बाद मैं तुम्हारे कमरे में आती हूँ, फिर बताऊंगी। कहीं उन्हें पता चल गया तो बेहद नाराज होंगे। रात को हामिद के पिता के सोने के बाद उसकी माँ हामिद के कमरे में पहुंची। हामिद तो जैसे तैयार ही बैठा था, तकिया पकड़कर माँ की गोद में लेट गया। अब बताओ ना माँ, आखिर बात क्या है? बेटा, बात बहुत साल पहले की है। अब कितनी सही है ये हम तो नहीं कह सकते, मगर अपने खानदान की एक चलन समझ लो इसे। कहते हैं आज से करीब 200 साल पहले हमारे खानदान में एक बाशिंदे को औलाद नहीं हो रही थी। उसने बहुत कोशिशें की, पीर फकीर दरगाह कहीं भी नहीं छोड़ा, मगर पता नहीं अल्लाह की क्या मर्जी थी कि उसके घर में औलाद नहीं आ रही थी। वो घर का सबसे बड़ा था, इसलिए उसके घर में औलाद होनी बेहद जरूरी थी, अन्यथा मुश्किल ये हो जाती कि जायदाद से उसका हक चला जाता। ऐसे में इंसान के दिमाग पर शैतान का भार होता है, और उसके साथ भी वही हुआ। अंततः उसे एक व्यक्ति मिला जो जिन्नों से बात करा सकता था, और उसने बहुत ही भयानक फैसला लिया। वो संतान पाने के लिए जिन्न की मदद लेने की कोशिश करने लगा, और इस बात में कई हद तक वो सफल भी हो गया। मगर जिन्न ने जो कुछ भी उससे कहा, उसे सुनकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। जिन्न ने उसे कहा कि वो उसे औलाद तो देगा, और एक नहीं कई, मगर हाँ, अपनी सबसे बड़ी औलाद को उसे जिन्न को सौंप देना होगा। सुनकर वो घबरा गया। एक पिता का दिल था, कैसे अपनी उस पहली औलाद को वो उस जिन्न को दे देता जो कई सालों बाद, मेहनत के बाद, इतने सब कुछ करने के बाद पैदा हुआ था। उसने जिन्न की बात रखने के लिए हामी भर दी, मगर फिर जब जिन्न को उस बच्चे को सौंपने का वक्त आया तो उसने उसके गले में एक इमाम जामिन डाल दिया। वो एक बहुत बड़े पीर के हाथों से बना हुआ इमाम जामिन था। उसमें ऐसी ताकत थी कि जिन्न उस बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा सकता था। इस पर जिन्न बेहद खफा हो गया और उसने उन्हें बद्दुआ दी। बद्दुआ थी कि हमारे खानदान की पहली औलाद की रूह कभी भी सुकून नहीं पाएगी, ना तो उसे जन्नत में जगह मिलेगी, ना ही उसे दोज़ख में। वो इसी जमीन पर भटकती रहेगी, और ऐसे वैसे नहीं भटकेगी। जब भी किसी खानदान की पहली औलाद का इंतकाल होगा तो वो एक जिंदा लाश बन जाएगी, जो कब्र देने के बाद भी कब्र फाड़ कर बाहर आ जाएगी और अपने घर वालों के साथ रहने को तड़पेगी। ताउम्र वो इसी जमीन पर भटकती रहेगी जब तक कयामत नहीं आ जाती है। हालांकि लोगों ने जिन्न की बात पर उतना ध्यान नहीं दिया, और ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं था, सबको पता था। समय अनुसार
खानदान की पहली औलाद बूढ़ी होकर इंतकाल हुई। उसके जनाजे को कब्रिस्तान में ले जाकर उसे कब्र दी गई, मगर उस रात जो हुआ उसने सबकी नींदें उड़ा दी। रात को घर के सभी लोग बैठकर इंतकाल हुए व्यक्ति के बारे में बातें ही कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। देर रात इस तरह की दस्तक से लोग चौंक उठे। घर की एक खातून ने पूछा, कौन है? बाहर से जो आवाज आई उससे सब चौंक उठे थे। मुझे कब्रिस्तान में अकेला क्यों छोड़ा है तुम लोग? मैं भी तो तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। कब्र में इस तरह अकेले रहते हुए मुझे बेहद डर लग रहा है। सब घबरा उठे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था? जिस व्यक्ति के जनाजे को आज सवेरे ही उन्होंने कब्र में छोड़कर आए हैं, वो उनके दरवाजे पर खड़ा हुआ आवाजें दे रहा था। घर के कुछ मर्दों ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जो कुछ देखा देखकर चौंक उठे थे। लाश जिस हद तक सड़ने लगी थी और उनके सामने खड़ी थी। बड़ी मुश्किल से लोगों ने लाश को पकड़कर दोबारा कब्रिस्तान में ले जाकर कब्र में दबाया, मगर कुछ ही देर बाद लाश फिर से जमीन फोड़कर बाहर निकल आई थी। तब एक मौलवी साहब ने इस बात का एक तोड़ निकाला। उन्होंने कहा, लाश जमीन छोड़कर बाहर निकल आ रही है तो क्यों ना लाश को पलटकर कब्र दे दी जाए। इस तरह से वो जमीन खोदती हुई पाताल की गहराइयों में चली जाएगी, जिसका कोई भी और छोर नहीं है। और जिस तरह से जिन्न ने बद्दुआ दी है, कयामत तक वो जमीन के नीचे ही दबी रहेगी और जिंदा रहेगी, मगर अपने घर वालों को परेशान नहीं कर पाएगी। इस तरह से उसके बाद हम लोग घर के हर बड़े को उल्टा करके ही कब्र में दफन करते हैं। तुम्हारे बड़े अब्बू भी चूंकि घर के सबसे बड़े थे, इसलिए उनकी लाश भी पलट दी गई। सुनकर हामिद आश्चर्यचकित था। आज के विज्ञान के युग में वो इस बात पर विश्वास करे न करे, परेशान था। धीरे धीरे हामिद इस बात को भूलने लगा था। एक दिन कॉलेज में वो बैठा हुआ था अकेले ही। तभी उसका सबसे करीबी और जिगरी दोस्त रहीम उसके पास आया। क्या बात है मियां, आज एकदम अकेले बैठे हुए हो हैं? और आज तो तुम्हारी मिजाज ही कुछ बदले हुए। इतने हंसने चहकने वाले मियां आज इतने शांत, आज क्या? एक दो दिन से मैं तुम पर नजर रख रहा हूं, बिल्कुल शांत शांत बैठे हो। क्या बात है? हमारी जानकारी के बिना ही किसी खातून से दिल लगा लिया और उसने दिल तोड़ दिया क्या? अरे नहीं यार, तू भी कहाँ लगा है, तू तो जानता है इन खातूनों से मुझे दूरी ही भली। तो क्या हुआ? क्या पड़ोसन चली गई? यार तू हमेशा ऐसी बातें क्यों करता है? अरे तो बताओ ना मियां, हुआ क्या? अब सुन, एक बहुत खास बात मैं तुझे बता रहा हूं, जो कि तू मेरा जिगरी है, मगर याद रखना यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। यह हमारे खानदान का एक बहुत गहरा राज है, जिसे हम बाहर किसी को भी नहीं बताते हैं, मगर मैं बताए बिना नहीं रह पाऊंगा। औरतों की तरफ पेट पतला है तुम्हारा, उगलना जरूरी है। उगलो मियाँ उगलो। रहीम की जुबान है, किसी और को कानों कान खबर ना होगी। उसके बाद हामिद ने मां द्वारा सुनी हुई सारी बात रहीम को बता दी। रहीम बड़े ध्यान से हामिद की बातें सुन रहा था। अंत में बोला, ओ तो इस तरह से तुम्हारे यहां
हर बड़े को उल्टी कब्रें दी जाती है। मगर मियाँ, इसमें तुम्हें इतनी परेशान होने की बात क्या है? हाँ, तुमको कौन सी उल्टी कब्र दी जा रही है? यही तो परेशानी की बात है रहीम। कहते हैं उसके बाद से खानदान के हर बड़े लड़के को एक वक्त के बाद वो जिन्न दिखाई देता था। वो उसे आगाह करता था कि अब उसकी बारी है। ऐसा खानदान के लगभग हर बड़े लड़के के साथ हुआ है। तो इसमें नई बात क्या है? इसे एक तरह का ग्रुप फोबिया कहा जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में जब कोई बात एक से दूसरे तक जाती है तो एक वक्त बाद दिमाग में वो चिपक जाती है। अब जैसा तुम बता रहे हो, 200 सालों से तुम्हारे खानदान में ये बात चली आ रही है, तो सबके दिमाग में यह बात बैठ गई है बस। मगर प्रॉब्लम वो नहीं है रहीम। तो प्रॉब्लम क्या है भाई तुम्हारे साथ? पिछले दिनों मुझे भी वो जिन्न दिखाई दिया था। क्या? हाँ, एक रात मैंने सपने में उसे देखा था। बेहद भयानक शक्लो सूरत। उसने अरबी जबान में मुझसे कुछ कहा था। अब तुम तो जानते हो मैं मदरसे उतनी अच्छी तरह से नहीं गया था, इस वजह से अरबी ठीक से मुझे नहीं आती थी। मगर जो कुछ भी उसने कहा था वो मेरे दिमाग में जैसे छप सा गया था। मैंने मौलवी साहब से इसके बारे में पूछा। ये नहीं कि मुझे क्या दिखाया, ऐसा कुछ। अरबी के उन शब्दों को मौलवी साहब के सामने उच्चारण किया और उन्हें हिंदी में तर्जुमा करने कहा। मौलवी साहब ने जो बताया वो सुनकर मेरा दिमाग घूम गया है। उन्होंने कहा, मुझसे कहा गया है कि अब मेरी बारी है। और तुम्हें तो पता है रहीम, मेरे बड़े अब्बू ने शादी नहीं की थी और मैं अपने अम्मी अब्बू का पहली औलाद हूं। इस लिहाज से अब हमारे खानदान में पहली औलाद मैं ही हूं और मुझे वो सपना दिखाई दिया है। मतलब या तो बहुत जल्द मेरी मौत होने वाली है या फिर ये मुझे किसी होने वाली घटना का चेतावनी है। मेरे दोस्त, तुमको भी ग्रुप फोबिया ही हो गया है। मेरी सलाह मानो, तुम किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट से बात करो। ये सपने अपने सब दूर हो जाएंगे। रहीम, ऐसा नहीं है यार। मैं साइकाइट्रिस्ट के पास जाने लायक इंसान नहीं हूं। मेरी मेंटल स्टेटस इतनी बुरी नहीं है। अरे भाई, मैं तुम्हें पागल नहीं कह रहा या ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है। साइकाइट्रिस्ट के पास जाने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मैं साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जा सकता बस। तो एक और काम कर सकते हैं। देखो, ये मजहबी बातों की थोड़े से खिलाफ है, पर मुझे नहीं लगता साइंस के स्टूडेंट होने के नाते तुम इतने कट्टर होगे। क्या? देखो, तुम्हारे खानदान वालों का मानना है कि लाश को उल्टी कर देने से वो अगर जिंदा भी होती है तो जमीन के अंदर खोदती हुई निकल जाती होगी। इस लिहाज से तुम्हारे बड़े अब्बू की लाश को उनकी कब्र में नहीं होना चाहिए। एक रात चलते हैं, उनकी कब्र खोद कर देखते हैं। अगर लाश अपनी जगह रही तो कहानी खत्म। क्या बकवास कर रहा है रहीम? रात को कब्रिस्तान में कब्र खोदेंगे तो डरता है तू? नहीं, मैं डरता नहीं हूं, मगर तो मजहब के खिलाफ है ये। अरे हम लोग उनकी लाश से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बस एक बार खोद कर देखेंगे, तसल्ली कर लेंगे और फिर वहीं बड़े अब्बू की
रूह से माफी भी मांग लेंगे। और मेरे एक अच्छे पहचान के मौलवी साहब है, उनके सामने भी हम माफी मांग लेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं तेरी बात मानने को तैयार हूं। 2 दिन बाद दोनों ने तय किया कि वो कब्रिस्तान में जाएंगे। उस रात रहीम ने एक गेम खेला। पहले तो कब्रिस्तान के चौकीदार से मुलाकात कर दोस्ती गांठी और उस रात उसकी शराब में बहुत सारी नशीली दवा मिला दी ताकि जब वो कब्रिस्तान में जाएं तो उनके पकड़े जाने का खतरा ना हो। रात को रहीम अपनी बाइक से हामिद को लेने पहुंचा। हामिद ने देखा रहीम ने 2 बड़े बड़े बेलचे बाइक में बांध रखे थे। पता नहीं क्यों रहीम को डर नाम की चीज नहीं थी, मगर हामिद को मन ही मन किसी अनहोनी की आशंका का डर था। वो बोल पड़ा, सुना रहीम, एक काम करते हैं यार, मैं साइकाट्रिस्ट को ही दिखा लेता हूं, ये सब नहीं करते हैं। देख भाई, मेरे ना काफी पैसे खर्च हो गए चौकीदार को शराब पिलाने, नशीली दवा खिलाने वगैरह में। अब अगर ऐसे में कहीं उसे शक हो गया कि मैंने उसे नशीली दवा खिलाई थी तो मुझे तो बेभाव की पड़ेगी, है ना। और अब अगर तुम अपना प्रोग्राम चेंज करोगे भाई तो ये प्रॉब्लम की बात होगी। इसके बाद जिंदगी में तुम मुझसे किसी भी मदद की कोई भी उम्मीद नहीं रखोगे। सो या तो चलो या फिर अपनी दोस्ती खत्म करो। थक हार कर हामिद को रहीम के साथ जाना ही पड़ा। सुनसान वीरान कब्रिस्तान में दोनों पहुंच गए उसके बड़े अब्बू के कब्र के पास। कब्र को अभी पक्का नहीं किया गया था, इस बात की बड़ी अच्छाई थी। दोनों ने कब्र खोदना शुरू कर दिया। कब्र खोदते खोदते हामिद इधर उधर नजरें घुमाता था। चारों ओर मुर्दे सो रहे थे, सुनसान वातावरण था। ऐसे में किसी की भी हालत पतली हो सकती थी, मगर रहीम न जाने किस मिट्टी का बना था। हिंदी फिल्मी गाने गाते गाते वो बड़ी आसानी से खोदता चला जा रहा था। मजबूरी में हामिद को भी खोदना पड़ रहा था। आधे घंटे करीब खुदाई करने के बाद अचानक रहीम का बेलचा बहुत गहराई में गड़ गया। वो चौंक उठा, अरे यहां जमीन अचानक इतनी गहरी कैसे हो गई? हमने तो इतना गहरा नहीं खोदा है। कहते हुए उसने टॉर्च जमीन पर मारी और अगले ही पल दोनों चौंक उठे। जमीन पर आसपास पड़े थे मुर्दे के सड़े गले कपड़े, मगर कब्र के अंदर बड़े अब्बू की लाश नहीं थी। जमीन पर बहुत गहरा गड्ढा बना हुआ था। टॉर्च की रोशनी भी अंधेरे में उतनी गहराई तक नहीं जा पा रही थी और उस गड्ढे से आ रही थी जमीन न खोदने की भयानक आवाज।